और एक दफ़ा बेच दिए, तो जो उसके कॉमन पूल ऑफ एक्सपेंसेस हैं अगर आप उसको मेनली टर्नओवर बेसिस पे कर दें तो थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल बेसिस पे उसकी रिसोर्सेज फुल टाइम उस बिज़नेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। कितना टाइम लग गया होगा उसका, कोई शेयर्स एक दफ़ा लिए, दो तीन दिन उसने एनालाइज कर लिया होगा, हर महीने एक दफ़ा उसको ट्रैक कर लेता होगा कि जी कीमत कितनी चलेगी ऊपर या नीचे, और एक दफ़ा बेच दी है। तो वो कह रहा है कि जी ऐसे फैक्टर्स को थोड़ा सा अकोमोडेट कर लें कि अगर उसकी वाकई फुल टाइम रिसोर्सेज यूज़ नहीं हुए तो थोड़ा सा कोई आप रीज़नेबल उसमें डिग्री में आप अपनी जजमेंट एक्सरसाइज कर सकती है। फंडामेंटल रूल वही है A/B/C, लेकिन अगर वो कोई सिंगल इस तरह की ट्रांजैक्शन हुई है जिससे ह्यूज अमाउंट आ गया हुआ है तो टेक्निकली तो फिर वो एक्सपेंसेस आप उसको नहीं कह सकते कि जनाब सारे के सारे कर दें। फैक्ट्री के रेंट को आप अगर प्रोरेट करेंगे तो इज इट लाइकली कि आप उसको करें? फैक्ट्री के रेंट का उससे क्या ताल्लुक है शेयर की इनकम से? ये अगर आपकी सारी बिल्डिंग के अंदर पूरा स्टाफ 1000 बंदों का है तो 1000 बंदे की स्टाफ सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कह रहा हूँ, फैक्ट्री का नहीं, वो 1000 बंदा तो शेयर्स की सेल परचेज तो नहीं कर रहा। तो अगर आप कॉमन पूल को करेंगे तो स्वीपर से लेकर सब तक एक कहेगा जी ये शेयर्स की ट्रेडिंग से मेरे स्वीपर की तनख्वाह क्या ताल्लुक है। चलें GM फाइनेंस हो गया, 2-3 अकाउंटेंट्स होंगे जो रीजनेबल बंदे, उनकी तो होनी चाहिए, पर बाकी जो 10,000 बंदा और है उसका क्यों आप मेरी स्टाफ सैलरीज को करें? तो उधर लॉ में आपको लिखा हुआ है कि A/B/C का फॉर्मूला तो लगाएं, लेकिन लगाते वक्त क्या करना है जी? Consideration shall be given to the nature and source of each class of income on reasonable basis to earn each class of income। ठीक है जी, कि वहाँ पे थोड़ी सी आप रीजनेबल इसको बाइंड अप करें जी। एक गुड्स, अच्छा जी, पहला उसने कहा कि जी जो मैंने गुड्स परचेज फॉर रीसेल की हैं, दिस कॉस्ट इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एंड अकॉर्डिंगली एलोकेटेड टू द कंपनी इन इट्स रिटर्न, दिस इज नॉट FTR इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। वो कहता है जी इसकी मैंने प्रोरेशन ऐसे की थी। फाइनेंस कॉस्ट का वो कहता है कि जी as discussed above, markup and export of refinance needs to be prorated between। टैक्स पेयर क्या कह रहा है कि जो मेरा एक्सपोर्ट रिलेटेड मार्कअप जो है उसको आप दोनों जगह प्रोरेट करें। मार्कअप ऑन एक्सपोर्ट रीफाइनेंस नीड्स टू बी प्रोरेटेड बिटवीन बोथ एक्सपोर्ट एंड द लोकल सेल्स। वो कह रहा है कि जी मुझे आप दोनों जगह पे प्रोरेट करें। ऑफिसर ने शायद दोनों जगह नहीं किया, मैं देखता हूँ किधर गया इसका ये फाइनेंस कॉस्ट किधर की, बैलेंस फाइनेंस कॉस्ट। उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों वो कह रहा है इसको। हुआ ये कि ऑफिसर ने जब उसके अकाउंट्स देखे तो वहाँ पर एक्सपोर्ट रीफाइनेंस कॉस्ट की मद में उसने बैंक को इंटरेस्ट चार्जेस दिए थे। ऑफिसर ने कहा कि जनाब ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन है, स्टेट बैंक आपको रेपो रेट के ऊपर अपना कर्जा देता है कि जी अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रिड्यूस फाइनेंस रेट अप के ऊपर आपको वो पैसे देते हैं कि जी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑफिसर ने कहा कि जी ये एक्सपेंस ईयर मार्क्ड है, स्टेट बैंक ने इतने पैसे 7% मार्कअप पे आपको दिए इसलिए थे कि आप एक्सपोर्ट करें, तो ये चूंकि आइडेंटिफाइबल है तो मैं आपको पूरे का पूरा ये एक्सपोर्ट में डालूंगा, ये मैं प्रोरेट नहीं करूंगा। टैक्स पेयर कह रहा है कि नहीं, मार्कअप ऑन एक्सपोर्ट रीफाइनेंस नीड्स टू बी प्रोरेटेड बिटवीन बोथ एक्सपोर्ट एंड लोकल सेल्स। और इसकी आगे वो लॉजिक भी देगा, अभी देखते हैं। अदर इनकम पे भी वो कह रहा है कि जी द एंटायर अदर इनकम अमाउंटिंग टू 179 मिलियन हैज बीन इनकरेक्टली एलोकेटेड टू नॉर्मल इनकम विदाउट कंसीडरिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वो कहते हैं जी आपने सारी मेरी उठा के नॉर्मल इनकम में ले गए, इसको भी प्रोरेट करें। ये टैक्स पेयर कह रहे हैं क्यों? वो कहते हैं जी इस 179 मिलियन में मार्कअप ऑन बैंक डिपॉजिट्स था 3.8 मिलियन, एक्सचेंज गेन थी 37, और ये नेट ऑफ बेसिस पे। नेट ऑफ बेसिस का क्या मतलब होता है कि आपको एक साल में एक्सचेंज गेन 100 रुपीज़ की हुई और 40 रुपीज़ का एक्सचेंज लॉस हुआ, तो टैक्स पर अमूमन नेट ऑफ करके लिख देते हैं कि जनाब 60, कि जी नेट गेन कितनी है वो 60 की। जो अच्छे टैक्स पर हैं या जिनकी काउंटिंग प्रैक्टिस साउंड है वो इसको लिखते हैं, मेंशन करते हैं वर्ड को नेट ऑफ, वरना अमूमन उन्होंने सिर्फ लिखा होता है एक्सचेंज गेन और कुछ मेंशन नहीं किया होता, और 90% केसेस में उन्होंने नेट ऑफ किया होता है। और वो जान के ये करते हैं कि अगर इसके अंदर वो आपसे वो हाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ गेन्स रियलाइज्ड होती हैं और कुछ अनरियलाइज्ड होती हैं, तो वो क्लब करके लिख देते हैं कि जनाब उसका इफेक्ट कम से कम आपको पता लगेगा। सेपरेट करके लिखें तो पता लगेगा कि जनाब यहाँ पे लॉस जो है वो सारा शायद आपका अनरियलाइज था, गेन रियलाइज था। गेन 200 मिलियन का था, अनरियलाइज्ड
लॉस तकरीबन 160 मिलियन का था, दोनों से उसमें माइनस किया तो पीछे 40 मिलियन लिख के दे दिया, जबकि हकीकत में जो लॉस था वो सारा अनरियलाइज था और गेन सारी रियलाइज थी। तो ऐसे ही वो गोल मोल शोल करके देखते थे, इसको हमेशा चेक कर लिया करें कि जो एक्सचेंज गेन और लॉस जो है वो रियलाइज्ड है या अनरियलाइज्ड है। अक्रूड रिटर्न जो है वो 131 मिलियन है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, वो कह रहा है जी रिवर्सल। इसको भी हम देखते हैं, ये लास्ट बस एग्जांपल है, फिर हम वाइंड अप करते हैं। अमॉर्टाइजेशन और डेफर्ड इनकम इतनी, वो कहता है जी इनकम बी सी और ई, इसको वो कह रहा है वी स्टेट दैट दिस कैन नॉट बी फुली एलोकेटेड टू नॉर्मल इनकम ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्यों? पहला वो कहता है जी तो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सचेंज गेन कॉन्स्टिट्यूट एक्सचेंज लॉस एंड एक्सचेंज गेन अमाउंटिंग टू 149 मिलियन, कि जनाब लॉस 149 था, गेन 187 का था। द एक्सचेंज लॉस इज टू बी अ पोर्शन बिटवीन इनकम अंडर एफटीआर एंड एनटीआर since it is arisen due to activities undertaken by the company both for income liable to income under NTR and FTR। वो कहता है जी कॉमन एक्सपेंसेस थे मेरे, तो ये जो लॉस हुआ है दोनों हेड्स पे हुआ है, इसलिए मुझे आप प्रोरेट करें लॉस को दोनों जगह पे, उसको फायदा है। इसी तरह वो कहता है हाउएवर द एक्सचेंज गेन ऑफ रुपीज इतना नीड्स टू बी स्पेसिफिकली एलोकेटेड टू FTR इनकम since such gain already undergoes the incidence of taxation under section 154। ये क्या कह रहा है वो 154 खोलिएगा जरा ये। वो कहता है कि जी जो एक्सपोर्ट का टैक्स लगना है 1% का, वो लगना है नेट रियलाइज्ड अमाउंट के ऊपर। तो होता क्या है, वर्ड्स पढ़िएगा अपना जी, होता ये कि जब आपने $100 का माल एक्सपोर्ट किया तो आज से 1 महीने बाद या 4 महीने बाद जब उसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे, इस वक्त डॉलर था 100 का, तो $100 का माल एक्सपोर्ट किया तो आपको कितने पैसे आने थे? 10,000 रुपये। 2-3 महीने गुजर गए, बाय द टाइम डॉलर की वैल्यू होगी 110। तो अब 10% एप्रिसिएशन की वजह से स्टेट बैंक आपको पैसे कितने देगा? 11,000। लेकिन स्टेट बैंक टैक्स 11,000 पे 1% काट के देगा। तो जो एक्सचेंज गेन आपको आई है वो ऑलरेडी टैक्स हो गई है। क्यों होगी? वर्ड्स पढ़ लें अपना, उस पर क्या लिखा हुआ है 154 का कि जी टैक्स every authorized dealer in foreign exchange shall at the time of realization of foreign exchange proceed on account of the export of goods by an exporter deduct tax from the proceeds at the rate specified division 4 part 3 of the first unit। ठीक है जी, कि जो प्रोसीड्स आ रही हैं उस सब पे आपने लगाना है। तो जब 10,000 आने थे उस पर भी 1% कटा, जब 11,000 कन्वर्ट हुआ तब भी कटा, तो ऑलरेडी उन प्रोसीड्स के ऊपर वो जो एक्सचेंज गेन आई है वो ऑलरेडी टैक्स आपकी हो चुकी है। सब सेकंड 2 में वो कह रहा है जी डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज शैल एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन रियलाइज, तो रियलाइज आज हो या 6 महीने बाद हो, जितने पे भी होगा आपका टैक्स वो हो जाएगा। ठीक है, वो बिजनेस इनकम नहीं है, वो उस पर ऑलरेडी 1% पे। वो आप उसको ये नहीं कह सकते कि जनाब तुम्हारी सेल तो 10,000 की थी, ऊपर तुम्हारा जो 2 या 3,000 का एक्सचेंज इनकम है वो मैं एक्सपोर्ट के तौर पे टैक्स नहीं करूंगा, मैं 30% नॉर्मल टैक्स रेट पे करूंगा। वो नहीं आप कर सकते, क्योंकि लॉस को कह रहा है कि टोटल अमाउंट रियलाइज पे आप 1% काट लें, तो दैट अमाउंट हैज ऑलरेडी अंडरगॉन टैक्सेशन। ठीक है, ये बड़े आराम से वो कहता है कि जनाब मुझे कर दें, और लॉस को बताया ये कि जनाब लॉस कैसे हुआ, रियलाइज था या अनरियलाइज था, उसको वो प्रोरेट करवा रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसका आंसर मैं दे देता हूँ क्योंकि वी आर ऑलरेडी सरपास द टाइम लिमिट बाय गुड 45 मिनट्स। तो 67 का ज़रा सेक्शन पढ़िएगा, वहाँ पे वर्ड्स क्या यूज़ हुए हैं। प्रोरेशन ऑफ व्हाट लिखा हुआ है? इट इज़ प्रोरेशन ऑफ व्हाट। सब्सटेंटिव लॉ क्या कहता है, किस चीज़ की प्रोरेशन करनी है, और रूल्स में भी यही लिखा हुआ है, अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, डिडक्शंस, अलाउंसेस, एक्सपेंडिचर्स की अपॉर्शनमेंट करनी है। इनकम के लिए अपॉर्शनमेंट इनकम टैक्स लॉ में पूरे कहीं भी नहीं लिखा हुआ। एंड लॉस इज एन इनकम, इनकम की डेफिनेशन में पढ़े तो लॉस इज इंक्लूसिव इन द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनकम और लॉस अपॉर्शनमेंट नहीं हो सकती। 67 सब्सटेंटिव लॉ सिर्फ एक्सपेंडिचर्स की अपॉर्शनमेंट की बात कर रहा है, इसीलिए ऑफिसर ने गेन ऑन द लैंड ऑफ 1 बिलियन, अदर इनकम जितनी भी चीजें थी वो सारी अपॉर्शनमेंट की, और इनकम को अपॉर्शनमेंट या लॉस को वो नहीं करेगा। तो टैक्स पेयर तो ये डिमांड कर रहा है वो गलत कर रहा है।
आगे देखिएगा, वो कहता है जी रिवर्सल ऑफ एक्रूड रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। वो कहता है जी अमाउंट ऑफ 135 मिलियन represent dividend to the preference shareholders as disclosed in note number 31. The management estimate of future cash flows were revised in line with the requirements of International Accounting Standard 32, and therefore these do not qualify for classification as equity instrument. This amount needs to be offered to tax proportionately since the expense of the same has been apportioned and claimed in previous years on account of finance cost on similar basis. पहली बात तो ये है कि जो आपकी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उस पर जो अमाउंट्स आ रही होती हैं वो एस्टिमेटेड बेसिस पे नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर जो है एज अगेंस्ट विज़ावी रेगुलर शेयर्स, उस पर आपने परसेंटेज फिक्स की होती है कि जी आपको, वो कहते हैं कि इट्स अ हाइब्रिड सिक्योरिटी, इसमें डेट वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसमें प्रॉफिट वाली भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि शेयर्स के अंदर कंपनी की मर्जी है आपको डिविडेंड दे या ना दे। प्रेफरेंस शेयर के अंदर उन्होंने बाउंड किया होता है कि जी हम आपको 5% 10% हर साल इतना इंटरेस्ट देंगे, और अगर एक साल ना दे सके तो 2-3 साल का इकट्ठा क्लब करके दे देंगे आपको। तो अगर वो कह रहा है कि जी इसमें एस्टिमेशनें इन्वॉल्व थी तो आपको यू नीड टू लुक इनटू इट कि वो कौन से प्रेफरेंस शेयर हैं, क्योंकि जनरली ऐसे नहीं होता, जनरली ऐसे नहीं होता। तो वी नीड टू चेक दैट द प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ फिक्स्ड परसेंटेज, फर्दर डिविडेंड्स आर पेड विद आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स। वो कहता है जी मैंने एक्सपेंसेस प्रोरेट किए थे, तो जो डिविडेंड शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी आफ्टर टैक्स आप दे रहे हो, वो इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको किस तरह एक्सपेंस के तौर पे वो क्लेम कर सकता है? शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट आता है वो आफ्टर टैक्स आता है ना। इसी तरह डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स है उस पर भी जो प्रॉफिट आ रहा है वो आफ्टर टैक्स आ रहा है, तो उसके एक्सपेंसेस आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? गेन ऑन डिस्पोजल लेफ्ट प्रोविजंस ऑफ लॉ एफटीआर व्हिच वंस स्टेटेड द कलेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है। इशू ऑफ इनकम, अच्छा जी, अच्छा जी, ये वो कह रहा था कि टैक्स पेयर ने कुछ मुझे वर्किंग दी है, जो उसकी वर्किंग है उसमें उसने जो सेल्स की फिगर अडॉप्ट की है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द डिक्लेयर्ड अकाउंट्स। तो आपने हमेशा डिक्लेयर्ड अकाउंट्स की फिगरें लेनी है, जो वो अपनी डिटेल्स बना के लाता है उस पर आपने स्टैंड नहीं लेना, क्योंकि जब डिटेल्स बना के लाता है तो हमेशा आगे कोर्ट्स में कह देते हैं कि जी अकाउंटेंट ने गलती से गलत डिटेल्स बना दी है। असल रिजल्ट वही है जो उसके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं। हाँ, अगर वो डिटेल बना के लाया है जो ऑडिटेड अकाउंट से डिफरेंट है, लेकिन साथ में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे गया कि जी डिटेल ठीक है और ऑडिटेड अकाउंट्स गलत है, तो फिर आप उस वर्जन पे जाएंगे, अदरवाइज उसको आप नहीं मानेंगे। अनलेस एंड अनटिल, इसमें भी दो चीज़ें, अगर हमें फेवर करती है तो फिर तो हम बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन अगर वो डिटेलें ऐसे एविडेंस के साथ बना के ले आया जो उसके ऑडिट अकाउंट से गलत है और हमें टैक्स में नेगेटिव इन्फ्लुएंस उसका लग रहा है, तो फिर हम उसको नहीं मानते। हम कहते हैं नहीं, तुम्हारे ऑडिट अकाउंट ठीक है, ये तूने अब फ्रेम अप करके ले आए हो डिटेल्स। और फिर आगे कोर्ट्स फर्दर उसको देखती कि जी गलत क्या है सही क्या है। लेकिन अच्छा जी, इसको खुद देख लीजिएगा ये। अच्छा, टैक्स पेयर ने जहाँ पे शुरू में कहा था ना कि जी मैं रीजनेबल बेसिस पे किया है, तो ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी रीजनेबल बेसिस ये है कि तुमने टर्नओवर की बजाय ग्रॉस टैक्सेबल इनकम लेके तुमने एक्सपेंसेस एलोकेट किए इस रेशो में, तो दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम की रेशो का कहीं जिक्र नहीं है, रूल 13 के अंदर सिर्फ टर्नओवर का रेशो का जिक्र है, तो मैं वो वाली टर्नओवर तुम्हें लगाऊंगा, तुम्हारी वाली नहीं मैंने लगानी। ये एक्सचेंज गेन और लॉस का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। ये वो था कि जी आपने डिडक्शंस को करना है, अपोर्शनमेंट इनकम को नहीं करना। ये एक फाइनल है आपका, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। अगेन टैक्स पेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और ट्रेडिंग कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके भी बेच रहा है और एक्सपोर्ट्स भी कर रहा है, और ट्रेडिंग जो कर रहा है उसमें लोकल ट्रेडिंग भी कर रहा है और एक्सपोर्ट्स की भी कर रहा है। ये उसकी सेल्स थी हेड में। अगेन इसने एफओबी सेल्स लेने की कोशिश की है, फ्रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नोट 26 में उसने कहा कि जी फ्रेट और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ किससे रिलेटेड है, ये एफटीआर वाली सेल्स से, तो इसलिए उसने यहाँ से ये पोर्शन माइनस कर दिया एफओबी सेल्स के लेने के लिए,
और यहाँ पर उसने नहीं डाला कि जनाब ये FOB सेल सिर्फ उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग वाली है, इधर उसने नहीं डाला, सारा इस हेड में डाल दिए। तो ये उसने माइनस करके नेट सेल लेके ये परसेंटेज निकाली है FOB की बेसिस पे, कि जो मेरे नज़दीक गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। फर्दर फिर उसने क्या किया है, इस परसेंटेज के ऊपर वो कहता है जी परसेंटेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज ट्रेडिंग हैज़ नो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये परसेंटेजेस ये आपकी सेल्स थी। उसने कहा कि जी बीच में ये दो आइटम्स जो लोकल वो कह रहा है, जो है सॉरी ऊपर जो हेडिंग आ रही है ये वाला पोर्शन, ये ट्रेडिंग का है। तो कह रहे हैं कि जी परसेंटेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग के, मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस निकालने के लिए मैं इन उसने इस वजह से रेशो निकाली है और नीचे वाली रेशो उसने निकाली है कि कॉमन एक्सपेंसेस भी, ये एडमिन एक्सपेंसेस है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग वालों का भी शेयर और इसमें ट्रेडिंग वालों का भी शेयर है। तो वो उसने फिर सारी यहाँ पे टोटल करके निकाल दी, राइट। और फिर ये कमीशन उसने सेल्स की निकाल के नेट सेल और बाकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में कमीशन आइडेंटिफाइबल थी या उसने आइडेंटिफाइबल नहीं थी, उसने इसी रेशो के मुताबिक अपना डिवाइड की है और ये बाकी सारा उसी तरह उन्हीं परसेंटेज पे निकाल के आपका तरह करेंगे। इसमें कुछ आइटम्स और हैं आपकी, अभी कल जो हमने 111 की डिबेट ख़त्म की थी उस पर 3-4 एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी थी, वो टाइम नहीं मिला। अगर मैडम ने इजाज़त दी तो वो एक्सेल करके आगे सेक्शन 36 है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की आप टैक्सेशन कैसे करते हैं तो काइंडली खुद पढ़ लीजिएगा, या अगर टाइम दिया मैडम ने कि एक और एक्सेल दे देंगे उसको कर लेंगे। ग्रांट इन एड जो है वो याद रखिएगा कि आपकी जो सब्सिडी आती है या ग्रांट इन एड आती है, हम उसको हमेशा टैक्स कर देते हैं अनलेस एंड अनटिल सेकंड शेड्यूल में कहीं वो एग्जेम्प्टेड हो। तो ग्रांट इन एड या सब्सिडी जो है दोनों आपकी टैक्सेबल है, उसको आप छोड़िएगा नहीं अनलेस एंटिल वो सेकंड शेड्यूल की एग्जाम्पशन। ये एक देखिएगा, अक्सर आपने पुराने ऑर्डर्स में लिखा होगा कि जी एज पर एनेक्सस सी ऑफ द रिटर्न यू हैव क्लेम क्रेडिट ऑफ टैक्स डिडक्शन अमाउंटिंग टू इतना, वेरिफिकेशन हैज़ बीन कैरिड आउट थ्रू FBR एंड क्रेडिट ऑफ ओनली फॉलोइंग पेमेंट्स हैव बीन गिवन। ये जब आप रिफंड देते हैं तो कहते हैं जी आपने क्लेम इतना किया है और वेरीफाई इतना दिया है तो मैं आपको सिर्फ इतना फॉर अकाउंट फॉर कर रहा हूँ। लेकिन पुराने ऑर्डर्स में क्या होता था, वो लफ्ज़ ये लिखता था कि जी the taxpayer has provided the evidence of tax claimed as per return. Certain evidences are not verifiable at this stage, therefore credit of tax payment adjustment claimed is being allowed subject to verification. वो कहता है जी अभी एविडेंस तो नहीं दिया लेकिन चलें मैं आपको क्रेडिट दे देता हूँ सब्जेक्ट टू बीइंग वेरिफिकेशन। अगर ये आप ऑर्डर देते वक्त वेरीफाई नहीं करेंगे तो सारी उम्र आपके बाद किसी ने वेरीफाई नहीं करना, विच इन इफेक्ट मीन्स कि आपने उसका कहा मान लिया, क्योंकि आपके बाद किसी ने उसको वेरीफाई नहीं करना। अगर कोई करेगा तो हाँ वो रिफंड वाला करेगा कि अगर उसने रिफंड इशू करना है तो वो मजबूरन सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन करके दे देगा, लेकिन अगर रिफंड नहीं देना तो आपने उसका यहाँ पे मान लिया क्योंकि आपने वेरीफाई नहीं किया, आपने ऑर्डर में लिख दिया कि जी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। ये इसलिए लिखता था कि पुराने वक्तों में जब ऑर्डर्स होते थे तो उसकी बेशुमार नहीं, लेकिन वो गलत लिख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि पहले ये होता था कि सिस्टम के अंदर उसकी टैक्स डिडक्शन आती नहीं थी, तो जितनी टैक्स डिडक्शन उसने क्लेम की होती थी उसका हमें फिजिकल रिकॉर्ड लेना पड़ता था और फिजिकल रिकॉर्ड लेके चेक करके फिर देखते थे कि कौन सा वेरीफाइबल है और कौन सा वेरीफाइबल नहीं है। अब वो चीज़ ख़त्म होगी भी कि आपके पास ITMS के अंदर हर टैक्स डिडक्शन का रिकॉर्ड मौजूद, तो आप उससे वेरीफाई करते हैं, जो वेरीफाई नहीं होता वो आप रिजेक्ट कर देते हैं। अगर उसके पास कोई एविडेंस होगा तो फिर वो अपील स्टेज पे ले आएगा कि जनाब इन 4 चीज़ों का नहीं दिया, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और उसका रिफंड भी इशू नहीं होना तो उसका मतलब है जितनी उसने वेरिफिकेशन डाली हुई वो आपने मान ली। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए, जितना हो सकता है इस तरह करें कि जी ये क्लेम था, ये इतना वेरीफाई हुआ है, बाकी चीज़ें वेरीफाई नहीं हुई तो आप निकाल दें, वो फिर जब रेक्टिफिकेशन के लिए आएगा तो साथ एविडेंस उस वक्त ले आएगा। लेकिन डोंट लेट इट ओपन
कि जनाब आप कहेंगे जी सब्जेक्ट टू फ्यूचर वेरिफिकेशन है, वो फ्यूचर वेरिफिकेशन कभी भी नहीं होनी है अपना, उसको डिनाई करते हैं यहाँ पे अगर आपके पास टाइम शॉर्ट और ऑर्डर आपने कंप्लीट करना है। यू हैव अमेंडेड द ऑर्डर एंड देयर आफ्टर नो बॉडी इज गोइंग टू चेक इट, क्लेम ऑफ टैक्स डिडक्टेड 153(1), इसको हमेशा चेक कर लिएगा कि 153(1) ABC में बेशुमार कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा टैक्स एडजस्टेबल है और कौन सा नहीं है। रिफंड एडजस्टमेंट्स हैं ये आपकी। अच्छा जी, लैंड हेल्ड ए स्टॉक इन ट्रेड है सेक्शन 18 में आपको बताया था, 65 का भी बता दिया है। ये एक डिसीजन है लाहौर हाई कोर्ट का, मुझे इस वक्त मिला नहीं है, लेकिन इंडियन कोर्ट की एक जजमेंट है और उस पर शायद एक ट्रिब्यूनल की या किसी की जजमेंट है या लाहौर हाई कोर्ट की भी है कि जी जो आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को उन्होंने गुड्स के तौर पे ट्रीट किया है और उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं इनकम टैक्स चार्ज करें, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज नहीं चार्ज करें। वो कहते हैं कि जी क्रक्स ऑफ द जजमेंट ये है कि जी इफ़ इट्स अ कैंड सॉफ्टवेयर, कैंड सॉफ्टवेयर का मतलब है कि अगर आपने कोई CD में सॉफ्टवेयर दी है, अगर आपने कोई फ्लैश ड्राइव में सॉफ्टवेयर दी है, तो वो कहता है जी इट्स अ गुड, और अगर आपने डाउनलोड किया किसी साइट से तो देन इट्स अ सर्विस। तो इसकी बेसिस पे भी जो है ये एक जजमेंट आई हुई है अपना लाहौर हाई कोर्ट की, मुझे मिले नहीं, लेकिन इस पर बोर्ड का एक सर्कुलर है, शायद मुझे नहीं मिली, अगर है तो मुझे दे दीजिएगा, मैं बड़ा ढूंढता रहूँ। तो इफ़ इट्स अ कैंड सॉफ्टवेयर, उधर से इंडियन कोर्ट है मद्रास क्या उसका नाम है, मद्रास हाई कोर्ट की है और एक और हाई कोर्ट इंडियन कोर्ट की, उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि जी इट्स अ कैंड मीन्स के फ्लैश ड्राइव या CD के अंदर आ रहे हैं तो ठीक है, वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं तो देन इट्स अ सर्विस। तो उस पर कई लोगों की डिमांड जिनके पास IT कंपनीज हैं जनरेट हो सकती है अपना। विदहोल्डिंग टैक्स के फ्रॉड का जिक्र मैं आपसे कर चुका हूँ। रेट ऑफ टैक्स है ये जी ख़त्म हो गया, सिर्फ आपकी कुछ प्रोविजन और कुछ 111 की एग्जांपल रह गई हैं, वो आप यहाँ खुद पढ़ लीजिएगा, या अगर मैडम ने कहा कि एक और लेक्चर उस पर दे दीजिएगा। आप में से जो इन्फोर्समेंट वाले हैं वो 1 मिनट बैठ जाए, ऑडिट वाले जो उन्होंने जाना है तो वो चले जाएँ, और ये मैं आपके म्यो साहब को दे दूँगा, ये फ्लैश ड्राइव का ये जो रिकॉर्ड है वो यहाँ इसको वेबसाइट पर या इधर भी उन्होंने रखना होगा, शेयर फोल्डर के ऊपर रख के आप सबको मैसेज कम्युनिकेट कर देंगे कि ये वहाँ पे वर्जन पड़ा हुआ है। सिर्फ इन्फोर्समेंट वाले 1 मिनट के लिए बैठ जाएं, बाकी जिन्होंने जाना है चले जाएं। निशान ज़रा उनसे कहना है कोई 10-15 पेपर दे दें सफ़ेद जो है ना। काशिफ तरह कोई पेपर्स देना यार, 10 सफ़ेद पेपर ठीक ठाक हुआ। या ब्रीफली जो भी आपको याद आते हैं कि जब आप रिफ़ंड इशू करते हैं तो रिफ़ंड इशू करते वक्त आप जो भी आपको ज़हन में आता है कि जी ये 8-10 चीज़ें मैं देख लेती हूँ, देख लेता हूँ, उसको आप ब्रीफली मेंशन कर दें इस पर ना जी। नहीं बस हो गए, बल्कि बच गए। जो ब्रीफली आपके ज़हन में आता है ना कि जी रिफ़ंड इशू करते वक्त हम ये मैं 8-10 चीज़ें देख लेता हूँ। थैंक यू।
आपका लेक्चर बड़ा लेबोरियस और लेंथी हो गए थे टुवर्ड्स दी एंड, लेकिन वो मटेरियल इसके अंदर ज़्यादा था कि माइंड अप नहीं हो पा रहा था। अभी भी मैंने 30-40% चीज़ें आपको नहीं करवाई, अगर वो भी मैं डाल देता तो ये 100 पेजेस के जो ऑलमोस्ट 200 पेजेस पे ट्रेनिंग चली जाती और फिर कंसंट्रेशन ऑलरेडी अपना इतनी देर तक मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो वो वुड हैव बीन नेक्स्ट इम्पॉसिबल। लिटिगेशन भी देखते हैं अभी That's right.